हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुप्रभात सभी विद्यार्थियों को, राधे राधे, राम राम, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके इस इंडियन पॉलिटी के सेशन में। 24th सेशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी का। फटाफट सब लोग लाइव आ जाएं। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। फटाफट सब लोग लाइव आ जाएं, ठीक है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बात करने में इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं 1 घंटे में कि हम लोग क्या कंटेंट करेंगे बॉस, हैं। हमें पॉलिटी भी जल्दी खत्म करना है, हमें बाकी सब्जेक्ट्स भी शुरू करने हैं, राइट। और अब हम एमसीक्यू के माध्यम से करेंगे सेशंस, आपको पता है ना। नेक्स्ट सब्जेक्ट से मैंने आपको पहले भी बताया है, अब हम एमसीक्यू के माध्यम से डिस्कस करेंगे ताकि हम सिलेबस को टाइमली मैनर में कंप्लीट कर सकें। क्लियर है? यस। चलिए, तो इंडियन पॉलिटी में अभी तक दोस्तों हम लोग भारतीय राजनीति और राज्य व्यवस्था में क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम लोग अभी तक उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ चुके थे और हमने मंत्रिमंडल स्टार्ट किया था, याद होगा आपको। प्रधानमंत्री और उनका मंत्री परिषद हमने देखा था। हमने आर्टिकल नंबर 74 देखा था, आर्टिकल नंबर 75 देखा था। और साथ में दोस्तों हम ये भी देख चुके हैं कि आर्टिकल नंबर 76 के तहत महान्यायविद मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के क्या क्या काम होते हैं, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का पद होता है, ठीक है। तो जितनी भी बातें थी इससे रिलेटेड हम देख चुके हैं दोस्तों। उसके बाद अब हम लोग अब हम लोग क्या स्टार्ट कर चुके थे, हम लोग संसद स्टार्ट कर चुके हैं, राइट। संसद स्टार्ट कर चुके हैं दोस्तों। आपको पता होगा कि संसद जो होता है, स्वागत है, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। फटाफट सब लोग आ जाएं, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। क्लियर है? यस। और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो यदि आपको डाउट हो, है ना, जेन्युइन डाउट्स यदि आपके हैं तो इसके लिए आप जो सिविल इंजीनियरिंग वाले हैं वो उत्कर्ष सिविल का टेलीग्राम चैनल क्या करेंगे, इस पे ज्वाइन हो जाएंगे। जो मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स हैं वो उत्कर्ष मैक वाले टेलीग्राम चैनल पर ये टेलीग्राम चैनल ढूंढेंगे और इस पे ज्वाइन हो जाएंगे। और जो हमारे इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स हैं वो उत्कर्ष डबल वाले टेलीग्राम चैनल पर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपके डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, राइट। आपका जो भी जेन्युइन डाउट हो यहाँ पूछ लीजिएगा, विद इन 1 डे आपके डाउट का रिजोल्यूशन कर दिया जाएगा, ठीक है। आपके डाउट को सॉल्व कर दिया जाएगा, क्लियर है, इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पर 1 दिन के अंदर अंदर उस रेस्पेक्टिव फैकल्टी के माध्यम से। क्लियर है? यस। तो दोस्तों इस तरीके से हमने क्या देखा कि ये 3 जो है हमारे क्या है, टेलीग्राम चैनल्स हैं। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों संसद की बात हम लोग कर रहे हैं, किसकी? संसद की। दोस्तों संसद के अंदर कितने हिस्से होते हैं? 3 हिस्से होते हैं संसद के। कौन कौन से होते हैं मेरे दोस्त? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, 3 हिस्से होते हैं। और कौन से अनुच्छेद के तहत होते हैं ये? संसद की बात किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद नंबर 79। क्लियर? अनुच्छेद नंबर 79। दोस्तों हम लोग इनके जो प्रावधान है उनके ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे क्योंकि वो स्टेट पीएससी और यूपीएससी के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। हमारे पेपर के लिहाज से सिंगल लाइनर एग्जाम्स हैं हमारे, तो हमारे एग्जाम में सिंगल लाइनर क्वेश्चन आते हैं। तो हमारे लिए अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है और उस अनुच्छेद में क्या बात कही गई है वो 1 या 2 वाक्यों में बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए जानना। दोस्तों आइए राज्यसभा के बारे में कुछ विशेष जानकारी हम लोग हासिल कर लेते हैं। राज्यसभा को दोस्तों उच्च सदन भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है राज्यसभा को? राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है। दोस्तों याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी भी बातें मैं यहाँ अंडरलाइन या फिर गोला करूँगा वो सभी इंपॉर्टेंट होंगे हमारे एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। राज्यसभा संसद का क्या है? उच्च सदन। और इसमें मैंने कुछ अलग से भी बातें लिखी हुई हैं ताकि यदि कोई जानकारी इकट्ठी करना चाहता है तो वो कर सकता है, ठीक है। दोस्तों ये एक अस्थायी संस्था है। अस्थायी मतलब दोस्तों परमानेंट है, मतलब इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा लोकसभा की तरह कभी भंग नहीं की जा सकती। क्लियर है? राज्यसभा निरंतर चलने वाली सभा है। क्लियर है मेरे दोस्त? मतलब अस्थाई है। क्लियर है? अस्थाई, परमानेंट है, ठीक है। ओके, देखो इसका विघटन नहीं होता दोस्तों। क्या नहीं होता? विघटन नहीं होता। विघटन नहीं होता मतलब इट कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड। क्लियर? इट कांट बी डिसॉल्व्ड। तो दोस्तों इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। डिसॉल्व मतलब विघटन नहीं किया जा सकता, इसको हटाया नहीं जा सकता। क्लियर है? लोकसभा को विघटन किया जा सकता है, यदि राष्ट्रपति चाहें तो लोकसभा का विघटन हो सकता है। ये हमने राष्ट्रपति की शक्तियों में भी ये बात देखी थी। क्लियर? ओके दोस्तों, राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? 250, ठीक है, 250, जिसमें से 238 सदस्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में निर्वाचित होते हैं। मतलब दोस्त 238 कहाँ से आते हैं? ये 238 सदस्य कहाँ से आते हैं मेरे दोस्त? ये आते हैं दिल्ली,
पुदुचेरी के 2 केंद्र शासित प्रदेश जिसे संघ राज्य क्षेत्र भी बोलते हैं, और दोस्तों बाकी जो हमारे 28 राज्य हैं उनसे आते हैं। ठीक है, कितने हो गए टोटल मिला के? 238 होते हैं। क्लियर? यस दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो 12 सदस्य जो होते हैं, इसमें से जो 12 सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो हमने क्या बोला कि टोटल कितने हैं? 250। ठीक है, टोटल कितने हैं? 250। ठीक है, 250 में से 12 क्या है? मनोनीत हैं। मनोनीत कौन कौन से क्षेत्र से? दोस्तों कला, संस्कृति, विज्ञान। क्लियर है? तो अलग अलग क्षेत्रों से होते हैं। तो दोस्तों राज्यसभा की चर्चा किसमें है? अनुच्छेद नंबर 80 में। राज्यसभा की चर्चा किसमें? अनुच्छेद नंबर 80 में। जबकि संसद की चर्चा किसमें? अनुच्छेद 79 में। याद रखना, लोकसभा और राज्यसभा के अलावा हमारे देश के राष्ट्रपति भी संसद का हिस्सा होते हैं। क्लियर है? यस। मैं आप सभी लोगों का कमेंट देख रहा हूं, कमेंट लगातार निरंतर करते रहिए, लेकिन आप लोगों का कमेंट मैं ज़्यादा नहीं लूँगा क्योंकि हमें कोर्स भी कंप्लीट करना है। इसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा करना चाहते हैं 1 घंटे के अंतराल में। ठीक है, 1 घंटे का ही समय होता है हमारे पास। इसी अंतराल में हम ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन या डाउटफुल कमेंट होगा उसी को मैं लूँगा। यदि फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है मेरे मित्र, तो एक काम करिएगा, इस वीडियो के नीचे ठीक है आप पोस्ट कर दीजिएगा अपने डाउट्स को। क्लियर है? और दूसरा, टेलीग्राम चैनल जो अभी डाउट के लिए बताया, वहां पर भी आप अपने जीएस के डाउट मुझे टैग करके पूछ सकते हैं। क्लियर है? तो रेस्पेक्टिव टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और इस पर आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि मुझे कैसे टैग करना है। क्लियर? मुझे टैग करने के लिए आप @दीपक 581, तो जो मैंने अभी आपको डाउट ग्रुप बताया उसमें आप मुझे टैग कर सकते हैं @दीपक 581 581, और इस पर मुझसे आप जीएस के जो भी डाउट होंगे वो पूछ सकते हैं क्लास से रिलेटेड। क्लियर है मेरे दोस्त? यस। ठीक है, तो हम ज़्यादा समय क्लास में वेस्ट नहीं करेंगे, इसके लिए डाउट का स्पेशल ग्रुप बना दिया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डाउट आप वहीं क्लैरिफाई कर सकें। क्लियर है? फिर भी यदि कोई डाउट अलग से रह जाता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ये भी बता सकते हैं आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, ताकि हमारा प्रोत्साहन बना रहे। और वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, है ना। अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी शेयर कर दिया करो। शुभ प्रभात सभी को। राधे राधे। आइए फटाफट क्लास में। तो दोस्तों हमने क्या बोला कि 12 सदस्य क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं, मतलब नॉमिनेटेड होते हैं। क्या होते हैं? नॉमिनेटेड। कौन करते हैं इन्हें नॉमिनेट? राष्ट्रपति करते हैं। क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, अलग अलग क्षेत्रों से ये लोग मनोनीत होते हैं। विज्ञान, कला, समाज सेवा, क्लियर है, साहित्य। लेकिन दोस्तों इसके अलावा भी मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, इसके अलावा और भी अलग अलग क्षेत्रों से, जैसे संगीत का क्षेत्र, कला में ही संगीत आ गया, है ना। खेल के क्षेत्र से भी, जैसे आपको पता है जो सचिन तेंदुलकर साहब थे उनको भी नॉमिनेट किया गया था, वो खेल के क्षेत्र से थे। इसी तरह रंजन गोगोई साहब जो हमारे देश के क्या थे? मुख्य न्यायाधीश थे, उनको भी राज्यसभा में क्या किया गया था? मनोनीत किया गया था। दोस्तों वर्तमान में लोकसभा के अंदर कितने सदस्य हैं? 245, जिसमें 229 सदस्य कहाँ से आते हैं? राज्यों से। 4 कहाँ से आते हैं? दिल्ली और आपके पुदुचेरी, क्योंकि दिल्ली और पुदुचेरी में विधानसभा है, तो वहां से भी दोस्तों वो विधानसभा भी चुनकर भेजती है किसको? राज्यसभा के सदस्यों को। क्लियर? और दोस्तों 12 सदस्य कौन से हैं? मनोनीत हैं। क्लियर है? तो 245 हैं टोटल। 245 में से 5 सीटें इसमें क्या है? खाली हैं, क्योंकि दोस्तों जो संघ क्षेत्र है ना, जो आपका केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके लिए रिजर्व की गई थी सीटें, लेकिन अभी 5 सीट खाली हैं। आपको पता है जो हमारा पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो है ना, ठीक है, जो वो लोग क्या कहते हैं उसे? आज़ाद कश्मीर, और साथ में गिलगित बल्तिस्तान, क्योंकि हम इसे अपने देश का हिस्सा मानते हैं। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जब भी ये क्षेत्र भारत के अंदर आएंगे तो ये जो 5 सीटें आपको खाली दिख रही हैं यहाँ पर देखो, वो उन्हीं के लिए रखी गई हैं। तो जब भी वो क्षेत्र भारत में विलय किया जाएगा तो उनको ये 5 सीटें दे दी जाएंगी और हमारी राज्यसभा पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगी। क्लियर है? फिलहाल के लिए हमारे कितने सदस्य होते हैं राज्यसभा में? बस 245। क्लियर? इसमें से 229 आते हैं राज्य से, 4 आते हैं किससे? केंद्र शासित प्रदेश से, यूनियन टेरिटरी से, है ना। संघ राज्य को यूनियन टेरिटरी बोलते हैं मेरे दोस्त। क्या बोलते हैं? यूटी, यूनियन टेरिटरी। राज्य मतलब स्टेट, और 12 हो गए क्या? मनोनीत। मनोनीत मतलब नॉमिनेटेड। कौन कौन से क्षेत्र से नॉमिनेटेड होते हैं ये मैंने आपको बता दिया है, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज। दोस्तों कार्यकाल की बात करते हैं। 6 वर्ष का कार्यकाल होता है किसका?
राज्यसभा का, ठीक है। राज्यसभा का कार्यकाल होता है क्या? नहीं, राज्यसभा के सदस्यों का। दोस्तों राज्यसभा का अपना कोई कार्यकाल नहीं होता। क्यों? राज्यसभा एक स्थायी सभा है। क्या है? राज्यसभा एक स्थायी सभा है और इसका विघटन नहीं हो सकता। मतलब राज्यसभा का अपना कोई कार्यकाल नहीं होता, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष की अवधि होती है मेरे दोस्त, जिसमें से हर 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य इसमें से निकलते रहते हैं। सोचो राज्यसभा में 6 सदस्य हैं, ठीक है। मान लो राज्यसभा में 6 सदस्य हैं, ठीक है। तो 6 सदस्य में से क्या होगा, हर 2 साल के बाद इसमें से 2 सदस्य निकल जाएंगे और 2 नए सदस्य क्या करेंगे भाई? 2 नए सदस्य निर्वाचित होकर आएंगे। क्लियर है मेरे दोस्त? यस। तो इससे क्या होगा, सदस्यों की संख्या बरकरार रहेगी। हर 2 साल के बाद 2-2 मतलब 1/3 सदस्य निकलते रहेंगे और नए नए सदस्य आते रहेंगे। इससे राज्यसभा निरंतर चलती रहती है, राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता। क्लियर है मेरे दोस्त? यस। 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, जिसमें 1/3 सदस्य जो होते हैं वो हर 2 वर्ष का अवकाश ग्रहण करते हैं। क्लियर? हर 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं, मतलब हर 2 वर्ष पर उनका खत्म हो जाता है टेन्योर। ठीक है, ये बात कहाँ लिखी गई है? अनुच्छेद 83, ठीक है, अनुच्छेद 83 क्लॉज 1 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपके पास क्या क्या होनी चाहिए? योग्यताएं। क्लियर? योग्यताओं की बात है दोस्तों। सबसे पहले तो आप भारत के नागरिक, देखते हो ये तो किसी में भी होनी चाहिए, ठीक है। ये बात कहाँ लिखी गई है? ये योग्यता की चर्चा कहाँ है? अनुच्छेद नंबर 84 में। तो जो योग्यता की चर्चा है वो अनुच्छेद नंबर 84 के अंदर की गई है। क्लियर है? यस। जबकि राज्यसभा के सदस्यों की जो अवधि है 6 वर्ष की, इसकी चर्चा अनुच्छेद 83 में की गई है। क्लियर? यस। सर आप बोलोगे कि 81 में सर राज्यसभा की चर्चा है, राज्यसभा होनी चाहिए, है ना, 80 में। तो सर 81 में क्या है? 81 में लोकसभा होनी चाहिए, इसकी चर्चा है। ठीक है, और 81 के बाद यस हमने देख लिया कि 83 में किस चीज की चर्चा है। अब देखो दोस्त 84 में किसकी चर्चा है? लोकसभा के सदस्यों की क्या होनी चाहिए? अर्हता मतलब योग्यता। तो आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब 30 वर्ष मिनिमम। 30 वर्ष क्या है? न्यूनतम आयु है। न्यूनतम आयु जो आपकी होनी चाहिए वो 30 वर्ष होनी चाहिए। क्लियर? अब दोस्तों देखो आगे बढ़ते हैं। और इसके अलावा संसद जो योग्यता तय कर दे, संसद द्वारा निर्धारित योग्यता, ठीक है, धारण करता हो। तो दोस्तों 2 मेन योग्यता यही है, आयु 30 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए और भारत के नागरिक का होना जरूरी है। क्लियर? अब राज्यसभा में स्थानों का आवंटन 4थी अनुसूची में, मतलब जो 4थी अनुसूची है, मैंने आपको जब 12 की 12 अनुसूचियां बताई थी तो उसमें मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था, परसों की क्लास में भी बताया था शायद, कि 4थी अनुसूची में राज्यसभा के अंदर अलग अलग राज्यों को कितनी कितनी सीटें मिली हुई हैं उसकी चर्चा है। क्लियर है? तो दोस्तों कम से कम अपने राज्य का आपको जरूर याद होना चाहिए, और दूसरा सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीट किस राज्य में है ये भी याद होना चाहिए, और सबसे कम राज्यसभा की सीट किस में है ये भी याद होना चाहिए। तो 3 चीजें याद होनी चाहिए आपको। भारत के अंदर सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें कौन से राज्य में है, दूसरा सबसे कम राज्यसभा की सीट कौन से राज्य में है, और आपके अपने राज्य में कितनी सीट है जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है? तो दोस्तों देखो सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीट आपको वहीं मिलेगी जहां सबसे ज्यादा विधानसभा की सीट है, क्योंकि विधानसभा की सीट जहां ज्यादा होगी वही लोग क्या करते हैं, चुनकर आते हैं, प्रोपोर्शन के हिसाब से चुने जाते हैं। तो जिस राज्य में सबसे ज्यादा विधानसभा की सीट होगी उसके प्रोपोर्शन के हिसाब से, अनुपात के हिसाब से ही सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीट वहीं से आएंगी। तो आइए रुक करते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश ऊ से शुरू होता है, तो दोस्तों बाद में ही आएगा। उत्तर प्रदेश देखिए सबसे ज्यादा है, सर्वाधिक। तो दोस्तों सर्वाधिक सीटें कहां पर हैं राज्यसभा की? उत्तर प्रदेश में। याद कर लीजिए 31 सीटें। कितनी हैं दोस्त? 31 सीटें। क्लियर है? यस। और सबसे कम नोट कीजिए दोस्तों क्या है, यहाँ पर 3 मिलेगा आपको, यहाँ 1 मिलेगा, नागालैंड इसमें 1 मिलेगा। और देखिए और भी कहीं 1 है क्या? कहीं और भी 1 है क्या? गोवा में भी 1 है, नागालैंड में भी 1 है, और भी कहीं 1 है क्या? देखिए जरा, नागालैंड, गोवा, दोस्तों इन सभी में मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल। तो दोस्तों बहुत आसानी से आप याद कर सकते हो। और एक कहाँ है? पुदुचेरी। दोस्तों तो इसका मतलब देखो पुदुचेरी क्या है? पुदुचेरी तो केंद्र शासित प्रदेश है। तो यदि आपसे एग्जाम में पूछता है केंद्र शासित प्रदेश, तो किसके पास, कौन से केंद्र शासित प्रदेश के पास 1 ही सीट है? तो आप बोलोगे पुदुचेरी। ठीक है, क्योंकि दिल्ली की जनसंख्या ज्यादा है और दिल्ली में 70 विधानसभा सीटें हैं। दिल्ली के अंदर विधानसभा सीटें कितनी है? 70। और लोकसभा सीटें कितनी है दिल्ली में? 7।
तो दिल्ली क्योंकि राजधानी है, तो चाहे आप दिल्ली के हों चाहे आप दिल्ली के ना हों, दिल्ली क्योंकि राजधानी है और ये केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसकी लोकसभा सीटें आपको पता होनी चाहिए 7 हैं, जिसमें से एक गौतम गंभीर भी हैं, एक मनोज तिवारी साहब हैं, क्लियर है, एक हंसराज जी हैं, हंसराज हंस, ठीक है। और फिर दिल्ली के अंदर जो विधानसभा सीटें हैं वो कितनी है, 70 हैं, जिसमें से 62 सीटें किसके पास हैं, आम आदमी पार्टी के पास, ठीक है। इसके बाद दिल्ली के अंदर 3 सीटें किसमें आती हैं, राज्यसभा में, 3 सीटें आती है राज्यसभा में। तो दोस्तों पुदुचेरी के अंदर 1 सीट है। उसके बाद ये जितनी भी आप देख रहे हो दोस्तों, ये 1 2 3 4 5 6, ये ध्यान से देखो, यदि आप अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, दोस्तों देखो आपको पता है कि हमारा जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है उसमें कितने राज्य आते हैं, टोटल 8 राज्य आते हैं, है ना। 7 बहनें, आपको पता है 7 बहनों में कौन कौन आती हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, ये 7 बहनें हैं। उसके साथ इनकी साथ एक और बंदा है, कौन, सिक्किम। तो दोस्तों ये मिलाकर क्या बनते हैं, 8 उत्तर पूर्वी राज्य। इनमें से सबसे बड़ा कौन है मेरे दोस्त, असम है, सबसे बड़ा है असम। इसलिए असम में 1 राज्यसभा सीट नहीं होती, उससे ज्यादा होती हैं। लेकिन इसके अलावा जो 7 बचे, कौन कौन से, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, ठीक है, तो मेरा अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों इन 7 के पास, आसाम को छोड़कर इन 7 के पास 1 सीट ही होती है। तो बड़ी आसानी से आप याद कर लोगे, सारे उत्तर पूर्वी राज्य, सारे उत्तर पूर्वी राज्य, ठीक है मेरे दोस्त, सारे उत्तर पूर्वी राज्य, किसको छोड़कर, असम को छोड़कर, असम को छोड़कर। तो दोस्तों असम को छोड़कर, ठीक है, तो असम को छोड़कर जितने भी उत्तर पूर्वी राज्य हैं, असम को छोड़कर जितने भी उत्तर पूर्वी राज्य हैं, सब में 1 सीटों की ही क्या बात है, चर्चा है, ठीक है दोस्त। इसके अलावा आपको एक और देखना पड़ेगा, क्या, गोवा, इसके अलावा एक गोवा। तो दोस्तों बड़ी आसानी से आप याद कर लोगे, असम को छोड़कर जो 7 हमारे उत्तर पूर्वी राज्य हैं, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, जो मैंने बताया, उसमें 1 सीट है। इसके अलावा गोवा में 1 सीट है। इसके अलावा मेरे दोस्त जो गोवा छोटा भी है ना साइज में, तो आप आराम से याद कर लोगे। इसके अलावा मेरे दोस्त एक यूनियन टेरिटरी, एक संघ राज्य है, एक केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 1 सीट है, वो है पुदुचेरी। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आगे। तो सीटें हमने देख ली, सबसे ज्यादा सीट किसमें, 31, और अपने राज्य की भी सीट देख लेना, क्लियर है, यस। चलिए आगे बढ़ जाते हैं मेरे दोस्त। अब दोस्त ध्यान से देखना, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सदस्यों का निर्वाचन। तो दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का आखिर चुनाव कैसे होता है। तो दोस्तों जैसे आपने राष्ट्रपति का चुनाव होते हुए देखा होगा, क्या हम लोग राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्टली करते हैं, क्या हम लोग प्रत्यक्ष रूप से खुद वोट देकर राष्ट्रपति जी का चुनाव करते हैं, नहीं। हमारे द्वारा कौन चुने गए हैं, हमारे द्वारा चुने जाते हैं लोकसभा के सदस्य, हमारे द्वारा चुने जाते हैं कौन, विधानसभा के सदस्य। मतलब हम विधायक चुनते हैं खुद वोट डालकर अपने राज्य में, है ना, और हम सांसद चुनते हैं खुद वोट डालकर देश के लिए, लोकसभा में भेजने के लिए। अब दोस्तों क्या होता है, ये लोकसभा के जो और राज्यसभा के जो सांसद होते हैं और विधानसभा के जो विधायक होते हैं, कौन से, सिर्फ निर्वाचित, ये राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। किस प्रक्रिया से, बताया था आपको, अनुपातिक प्रक्रिया से, एकल संक्रमणीय वोट के चक्कर में, ठीक है। और दूसरा फिर हमने बताया उपराष्ट्रपति का भी चुनाव कैसे होता है, वो भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है, उसमें भी हमारी डायरेक्ट भागीदारी नहीं होती, सीधा प्रत्यक्ष रूप से हम लोग खुद वोट डालकर उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं करते। इसी तरीके से, इसी संदर्भ में जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनका भी चुनाव ऐसे ही किया जाता है। दोस्तों राज्यसभा का भी चुनाव कैसे होता है, अनुपातिक प्रक्रिया से होता है। लेकिन इसमें एक चीज का अंतर है दोस्तों, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान गुप्त तरीके से किया जाता है ना, गुप्त तरीके से। इसी तरीके से उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी मतदान गुप्त तरीके से किया जाता है। मतलब आप अपनी पार्टी को भी नहीं दिखाओगे कि आपने किसको वोट दिया। मतलब यदि आप, मान लीजिए यदि आप ऑपोजिशन में हैं और आप बीजेपी के कैंडिडेट को वोट दे देते हैं, तो दोस्तों आपकी अपनी कांग्रेस पार्टी को, आपकी अपनी तृणमूल कांग्रेस को, आपकी अपनी एआईडीएमके को भी पता नहीं चलेगा मेरे दोस्त कि आपने बीजेपी कैंडिडेट को वोट दिया है कि नहीं। क्यों? क्योंकि मतदान जो होता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का, वो गुप्त तरीके से होता है। क्लियर है? यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कमेंट आ रहे हैं लगातार, बहुत अच्छे। क्लास में ध्यान दें सिर्फ, है ना, इधर उधर भटकने की कोशिश ना करें, ठीक है। 1 घंटे की क्लास होती है, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट कवर करने की कोशिश करें और ध्यानपूर्वक सुने। क्लियर? यस।
लेकिन दोस्तों राज्यसभा के ये जो सदस्य चुने जाते हैं उसमें मतदान गुप्त तरीके से नहीं होता, उसमें आपको अपनी पार्टी को दिखाना पड़ेगा, ओपन बैलेट होती है, यहाँ पर ओपन इलेक्शन होता है, मतलब आपको अपनी पार्टी को दिखाना पड़ेगा वोट डालने से पहले कि आप किसको वोट दे रहे हो। दोस्तों इसीलिए राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग की समस्या देखने को नहीं मिलती, क्लियर है। और यदि आपने क्रॉस वोटिंग कर दी, यदि आपने दूसरे दल को, यदि आपने दूसरी पार्टी के कैंडिडेट को वोट दे दिया तो दोस्तों सब जग जाहिर हो जाएगा कि आपने धोखाधड़ी की है अपनी पार्टी के साथ, क्लियर है मेरे दोस्त। या तो आप पहले से बताओ अपनी पार्टी को कि मैं अपनी पार्टी के बंदे को वोट ना देकर मैं बीजेपी के बंदे को वोट दूंगा क्योंकि उसके जीतने के आसार ज्यादा हैं, क्लियर है मेरे दोस्त। तो या तो आप पहले से बोल दो, तब तो बात बिल्कुल सही है। लेकिन यदि आप अपनी पार्टी के कहने अनुसार धोखा कर देते हो अपनी पार्टी के साथ और दूसरी पार्टी के बंदे को वोट दे देते हो तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, आपको अपनी पार्टी से बाहर निकाला जा सकता है, आपको इवन विधानसभा से या फिर संसद से भी बाहर निकाला जा सकता है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब हम। दोस्तों देखो, तो सदस्यों के निर्वाचन की बात है तो इसमें मैंने बता दिया जो अपने अपने राज्य की विधानसभा होती है, जैसे यूपी से 31 कौन आते हैं, हाँ 31 सांसद आते हैं किसमें, राज्यसभा में। तो 31 क्यों आते हैं मेरे दोस्त, क्योंकि यूपी का विधानसभा सबसे बड़ा है। यूपी के विधानसभा में कितनी सीटें हैं, 403 सीटें होती हैं, क्लियर। जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनकी बात कर रहा हूं, 403 सीटें हैं यूपी के विधानसभा में। इसी तरीके से बिहार में 243 सीटें हैं विधानसभा में। तो दोस्तों जिस राज्य में सीटें जितनी ज्यादा होती हैं उस ही अनुपात में राज्यसभा के अंदर भेजे जाते हैं कैंडिडेट, क्लियर है, यस। तो राज्यसभा के सांसदों का निर्वाचन फिर कौन करता है, उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, समझे, सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्यों द्वारा, क्लियर है। इसके अंदर जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो नहीं करेंगे, क्लियर है, यस। और कैसे होता है, वही सेम प्रक्रिया है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के कारण, एकल संक्रमणीय मत। तो दोस्तों क्योंकि मैं प्रेसिडेंट में, राष्ट्रपति में आपको ये प्रक्रिया समझा चुका हूं तो दोबारा समझाने का कोई तुक बनता नहीं है, सीधा सीधा आपको याद रखना है कि उसी प्रक्रिया से होता है। बस एक फर्क होता है कि यहां पर खुले आम वोट देना होता है जबकि वहां गुप्त तरीके से वोट देना, वहां सीक्रेट बैलेट होता है, यहां ओपन बैलेट होता है, क्लियर है मेरे दोस्त, यस, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के पदाधिकारी, दोस्तों पदाधिकारी मतलब प्रिसाइडिंग ऑफिसर। राज्यसभा में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो कौन होते हैं दोस्तों, चेयरमैन होते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया है हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के क्या होते हैं, पदाधिकारी होते हैं या फिर सभापति होते हैं, क्लियर। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर, दोस्तों प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं, जो राज्यसभा की बैठक को संभालते हैं। तो जो राज्यसभा की बैठक को संभालते हैं वही क्या होते हैं, राज्यसभा के पदाधिकारी होते हैं, क्लियर, यस। दोस्तों उपराष्ट्रपति जी को सभापति कहते हैं, ये किसमें लिखी गई है बात, है ना, अनुच्छेद नंबर 79 क्लॉज नंबर 1 में क्या बोला गया है कि राज्यसभा के पदाधिकारी कौन होंगे, ये होंगे भारत के उपराष्ट्रपति और ये सभापति का पद संभालेंगे, क्लियर है। अनुच्छेद नंबर 79 में ये बात लिख दी गई है। हालांकि अनुच्छेद नंबर 64 के अंदर भी ये बात कही गई है। जब हम उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे थे अनुच्छेद नंबर 63 से शुरू होता है, उपराष्ट्रपति का पद की चर्चा किसमें, अनुच्छेद 63 में, परसों की क्लास में हमने पढ़ा था, याद होगा आपको। अनुच्छेद नंबर 64 में किसकी चर्चा है कि उपराष्ट्रपति क्या होते हैं, ये राज्यसभा के क्या होते हैं, सभापति का पद भी संभालते हैं, क्लियर है दोस्त, यस। तो आर्टिकल नंबर 64 में भी राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को ये बात कही गई है और यहाँ पर संसद राज्यसभा के संदर्भ में ये बात कही गई है कि उपराष्ट्रपति जो होंगे वही सभापति होंगे। नेक्स्ट, उपसभापति का चयन राज्यसभा करती है। तो दोस्तों इसी में 79 के क्लॉज नंबर 2 में क्या लिखा है कि उपसभापति, तो सभापति कौन है, सभापति कौन है, देश के उपराष्ट्रपति, लेकिन उपसभापति का चयन कौन करेगी, राज्यसभा के सदस्य मिलकर चयन करेंगे। तो देखो राज्यसभा के सदस्य मिलकर आपके सभापति का चयन नहीं कर सकते मेरे दोस्त, क्यों, क्योंकि सभापति पहले से तय है कि उपराष्ट्रपति ही बनेंगे। तो जो देश के उपराष्ट्रपति होंगे वो तो खुद ही बन जाएंगे सभापति, उनको तो चुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उपसभापति के लिए राज्यसभा के सदस्यों को चुनना ही पड़ेगा, क्लियर है मेरे दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों देखो, उपसभापति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, सभापति को, क्लियर है, सभापति को देते हैं, क्लियर।
और ध्यान रखना भाई, यदि वह राज्यसभा के सदस्य नहीं रहता है तो उसका पद रिक्त होगा। राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है। तो दोस्तों याद रखना, ये जो उपसभापति होते हैं, उपसभापति, इनको हटाया जा सकता है कौन से अनुच्छेद के थ्रू? अनुच्छेद नंबर 90 के थ्रू। क्लियर? और उपसभापति का चुनाव कौन करता है? राज्यसभा के सदस्य ही करते हैं। ये बात कहाँ लिखी गई है? ये बात 79 क्लॉज 2 में लिखी गई है। हालांकि ये दोनों आर्टिकल आपके लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपके पेपर में अभी तक उपसभापति से सवाल उतरे या फिर कह लो ना के बराबर आए हैं। लेकिन मैं आपको आगाह कर दूं, अभी तक जितने भी सवाल आए हैं उससे हटकर आप कुछ करेंगे लीग से, तभी आपका स्थान आपको अव्वल दर्जे में मिलेगा। मतलब आप यदि टॉप करना चाहते हैं एग्जाम में या रैंक लाना चाहते हैं, और क्योंकि धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ रहा है, सीटें कम है, तो आपको ऐसे आर्टिकल भी देखने चाहिए जो अभी तक आपके एग्जाम में नहीं आए हैं, फिर भी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना, उपसभापति का जो चुनाव होता है वो राज्यसभा के सदस्य खुद करते हैं, है ना, और वो आर्टिकल नंबर 79 के तहत होता है। जबकि आर्टिकल नंबर 90 के तहत उपसभापति को हटाने की बात कही गई है। कैसे हटाना, ये सब आपके एग्जाम लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप सिंगल लाइनर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आपको प्रोसेस जानना जरूरी नहीं है हटाने का या चुनने का। आपको सिर्फ इतना जानना है कि चुनने की प्रक्रिया का नाम क्या होता है, ठीक है, और किस अनुच्छेद के थ्रू होता है ये काम। क्लियर? यस। अब राज्यसभा के कुछ विशिष्ट अधिकार है मेरे दोस्त, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कहूंगा आपके पेपर के लिहाज से, ठीक है। राज्यसभा के कुछ विशिष्ट अधिकार है, मतलब ऐसे अधिकार जो सिर्फ राज्यसभा को मिले हुए हैं, लोकसभा के पास ये अधिकार नहीं है। क्लियर है? तो कुछ विशिष्ट मतलब होता है कुछ खास। क्लियर? आइए देखते हैं। तो अनुच्छेद नंबर 249 क्या कहता है? देखिए, जब भी राष्ट्रीय आपातकाल की बात आती है ना, तो जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगता है ना, या फिर ऐसा कोई टॉपिक ऐसा लगता है जो राष्ट्रीय महत्व का हो, ठीक है, तो भले ही आपके पास, आपको याद होगा जो हमारी अनुसूची 7वीं अनुसूची थी, 7वीं अनुसूची, दोस्तों आपको पता है कि 7वीं अनुसूची के अंदर शक्तियों का वितरण कर रखा है। शक्तियों का वितरण कर रखा है 3 भागों में, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। दोस्तों आपको पता है राज्य सूची में जो भी विषय आते हैं उनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ उस राज्य की विधानसभा को है। लेकिन दोस्तों यदि राष्ट्रीय महत्व में कोई राज्य की सूची के अंदर विषय ऐसा है जो राष्ट्रीय महत्व में जरूरी है, ठीक है दोस्त, या फिर राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति आ गई, तो उस केस में दोस्त राष्ट्रीय महत्व के लिए यदि जरूरी हो जाती है तो उस केस में राज्यसभा क्या कर सकती है? उस पर्टिकुलर उस विषय को जो राज्य सूची में दी गई है उसको उठाकर संसद के द्वारा कानून बनवाने का प्रस्ताव पारित कर सकती है। तो दोस्तों राज्यसभा के पास ये शक्ति है कि कोई ऐसा विषय जो राज्य सूची के अंदर है, जिस पर संसद को कानून बनाने का अधिकार नहीं है, लेकिन यदि वो राष्ट्रीय महत्व में है, तो दोस्तों राज्यसभा के पास ये शक्ति है कि उस राज्य सूची के अंदर दिए गए विषय को उठा लेगा वो, और संसद द्वारा वो पूरे देश में कानून बना देगा उसके लिए। क्लियर है? यस, ठीक है भाई। तो 2/3 बहुमत से ये काम होता है, याद रखना 2/3 बहुमत, इसको खास बहुमत बोलते हैं, स्पेशल मेजॉरिटी। क्लियर है? तो यदि राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाना है जो राष्ट्रीय महत्व के लिए जरूरी है, तो दोस्तों उसमें राज्यसभा को ये पावर मिली हुई है कि वो इस अनुच्छेद के तहत 249, दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, क्योंकि हर एग्जाम में आता है। क्लियर है? यस, ठीक है। अब अनुच्छेद नंबर 312 दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है। क्यों? ऑल इंडिया सर्विसेज की बात यहां की गई है, ऑल इंडिया सर्विसेज। दोस्तों तो राज्यसभा में उपस्थित सदस्य 2/3, देखो आप क्या कर रहे हो? छेड़खानी कर रहे हो। किसके साथ कर रहे हो? राज्य सूची के विषयों के साथ। यह आपका अधिकार क्षेत्र था क्या? नहीं। संसद का अधिकार क्षेत्र सिर्फ 2 सूचियों तक ही सीमित है। एक केंद्र सूची है ना, यूनियन लिस्ट जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं, दूसरा कनकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। इन दोनों के अंदर जो विषय हैं उन्हीं पर आपको कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन दोस्त यदि आप राज्य सूची में किसी विषय पर कानून बनाना चाहते हैं तो वो अधिकार सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा को प्राप्त है, वो अनुच्छेद नंबर इसके माध्यम से। लेकिन दोस्त आर्टिकल नंबर 312 के तहत यदि आपको नई अखिल भारतीय सेवा बनानी है, आपको पता है इस समय भारत के अंदर 3 ऑल इंडिया सर्विस हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज। इस समय भारत के अंदर 3 ऑल इंडिया सर्विस हैं, IAS, IPS इंडियन पुलिस सर्विस और IFOS इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। तो दोस्तों हमारे पास इस समय 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, IPS इंडियन पुलिस सर्विसेज और IFOS इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, भारतीय
वन सेवा। क्लियर है मेरे दोस्त? यस। तो दोस्तों यदि इसके अलावा भी कोई नई अखिल भारतीय सेवा बनानी है तो दोस्तों इसका अधिकार भी किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के पास है। क्लियर है मेरे दोस्त? तो हमने देखा कि इसका अधिकार क्षेत्र भी किसके पास है? राज्यसभा के पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, राज्यसभा के कुछ अन्य अधिकार हैं। क्लियर है मेरे दोस्त? ये अन्य अधिकार जो है ये आप पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्स्ट्रा जानकारी है आपके लिए। इसके अंदर एक चीज याद रखना, जो धन विधेयक होता है ना, धन विधेयक के ऊपर राज्यसभा की समझो ना के बराबर चलती है, कुछ नहीं चलती। राज्यसभा बस एक काम कर सकता है, इस धन विधेयक को यदि कोई भी इसके अंदर क्या करवाना हो, धन विधेयक में कोई संशोधन करवाना हो तो 14 दिन तक बस ये क्या कर सकता है? राज्यसभा अपने पास रख सकता है। मतलब राज्यसभा को यदि ऐसा लगता है कि धन विधेयक के अंदर क्या करना है भाई, हम धन विधेयक को पास नहीं होने देंगे, राज्यसभा चाह के भी कुछ नहीं कर पाएगा। राज्यसभा यहां पर क्या है? राज्यसभा बस यहां मुंह देख सकता है इसका। क्यों? क्योंकि लोकसभा को असीम शक्तियां मिली हुई हैं किसके क्षेत्र में? धन विधेयक के क्षेत्र में। दोस्तों एक बात बताओ, धन विधेयक में किसकी बात होती है? टैक्स की बात होती है, पैसा कैसे कमाना है, राजस्व की बात होती है, रेवेन्यू कैसे कमाना है ना, टैक्स कैसे, कर कैसे लगाना है। एक बात बताओ, कर कैसे लगाना है, राजस्व कैसे कमाना है, ये चर्चाएं किसकी हैं? सरकार की। और सरकार किससे संचालित होती है? लोकसभा से संचालित होती है। तो दोस्तों जब सरकार संचालित ही लोकसभा से होती है, वो जब जिम्मेदार ही लोकसभा के प्रति है, तो दोस्तों फिर राज्यसभा का योगदान ही नहीं रहा इन चीजों में। क्लियर है? इसलिए धन विधेयक के ऊपर राज्यसभा का कंट्रोल बहुत कम है, ना के बराबर कह लो। राज्यसभा बस थोड़ी सी देरी कर सकती है धन विधेयक को पास कराने में, लेकिन उस धन विधेयक को पास होने से रोक नहीं सकती। दूसरी बात, राज्यसभा यदि कोई संशोधन चाहती है, धन विधेयक के अंदर किसी प्रस्ताव में, किसी प्रावधान में संशोधन चाहती है, दोस्तों वो संशोधन भी नहीं कर सकती। क्यों? संशोधन करने के लिए कह सकती है, लेकिन अब ये लोकसभा के ऊपर है कि वो उसके संशोधन को माने या ना माने। क्लियर है? यस। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट, लोकसभा। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं किसमें? लोकसभा में। तो लोकसभा को दोस्तों क्या बोलते हैं हम लोग? निम्न सदन बोलते हैं, लोअर हाउस। याद रखना ये सारी चीजें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो एल से लोकसभा, एल से लोअर हाउस। क्लियर है दोस्त? इस तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब दोस्तों देखो, इसके सदस्यों को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। अभी मैंने आपको बताया, आप लोग वोट डालते हैं या नहीं डालते हैं ना वोट, तभी तो मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं देश के। तो आप लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री के लिए वोट नहीं डालते, आप लोग मोदी जी को डालते हैं वोट। किस लिए? ताकि वो क्या बन सके? सांसद बन सके, अपने संसदीय क्षेत्र में जीत सके। इसी तरीके से आप सभी लोग अपने अपने संसदीय क्षेत्र में वोट डालते हैं अपनी अपनी पार्टी को। जिस पार्टी के कैंडिडेट को आपके क्षेत्र में सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, आपके क्षेत्र में उस पार्टी का कैंडिडेट जीत जाएगा। क्लियर है मेरे दोस्त? यस। इसी तरीके से इस बार है ना, जो बीजेपी थी उसको 303 सीटें मिली, और उसके अलावा यदि आप पूरा गठबंधन जोड़ दोगे इनका, तो गठबंधन को है ना 325 के करीब सीट मिली थी, 331 के करीब। तो दोस्तों इस तरीके से हमने क्या देखा कि हम लोकसभा में क्या करते हैं? प्रत्यक्ष रूप से चुनाव में भागीदार बनते हैं हम लोग, ठीक है। जनता खुद चुनती है अपना प्रतिनिधि। अब आइए दोस्त, तो लोकसभा की चर्चा किसमें? अनुच्छेद नंबर 81 में लोकसभा की चर्चा है। किसमें? अनुच्छेद नंबर 81 में। अब देखो दोस्त, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 552। कितनी है? 552, है ना। यस। काफी सारी बुकों में आपको राज्यसभा के लिए भी कितना मिलेगा? 252, लेकिन 252 नहीं 250 है। यहां पर कितनी है? 552 है। अब दोस्तों ध्यान दे, इस 552 में से देखो, इस 552 में से दोस्त, इसमें से 530 कहां से आए हैं? राज्यों से। 530 कहां? राज्यों से। तो मैं आपको राज्यसभा के याद है ना, राज्यसभा में कितने थे? 250। इस 250 में से आपके 12 थे मनोनीत और 238 थे क्या? चुने हुए, ठीक है। अब इस 238 में से दोस्त, इस 238 में से क्या था कि 5 जो है हमने किसके लिए रिजर्व कर रखे हैं? जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है और गिलगित बल्तिस्तान है, कि जब भी वो भारत में जुड़ेगा 5 सीटें हम वहां उसको देंगे। बची कितनी अब इसके अंदर? 233। कितनी गई इसमें से? तो 233 बची। 233 में से मैंने आपको बताया था कि 229 तो राज्यों के लिए हैं और 4 हैं केंद्र शासित प्रदेश के लिए, 4 हैं केंद्र शासित प्रदेश के लिए। इसी तरीके से इसके अंदर भी क्या 552 सीटें, ठीक है। 552 में से ध्यान से सुनना, 552 में से 545 सीटें जो होती हैं दोस्त, 545, जैसे इसमें 250 में से सिर्फ 245 पे ही काम होता है, ठीक है। 5 सीटें रिजर्व है किसके लिए? पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लिए। ऐसे ही दोस्त इसमें भी 545
44 सीटें ही सिर्फ रिजर्व हैं। 7 सीटें जो देख रहे हो ना आप, वो हमने रख रखी है किसके लिए? पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान यदि भारत में विलय हुआ, जो कि होगा, तो दोस्तों उसमें 7 सीटें चली जाएंगी, 7। क्लियर? बची अभी कितनी है फिलहाल हमारे पास? 545। इस 545 के अंदर दोस्तों जो मनोनीत सदस्य होते थे वो कितने होते थे? 2 एंग्लो इंडियन होते थे। अब ये हट गया है, अब सिर्फ और सिर्फ कितनी सीटें बची? 543। ये सब निर्वाचित होते हैं, मतलब आपके और मेरे वोट से चुनकर आते हैं। कितने सदस्य? 543 सदस्य। तो याद रखना 552 कुल संख्या है, इसमें से 7 सीटें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान जो कल को जाकर भारत में विलय होगा उसके लिए रख दिए गए हैं। बचे कितने? 545 सीटें। इस 545 में से 2 सीटें किसके लिए थी? 2 सीटें मनोनीत सदस्य के लिए थी। कौन? एंग्लो इंडियन, जो अंग्रेज और भारतीय के योग से जो लोग पैदा हुए भारत के अंदर, है ना, उनके लिए 2 सीटें दी गई थी, जिसे पिछले ही साल बर्खास्त कर दिया गया है मोदी कैबिनेट जी द्वारा। कौन से संशोधन से? 104वां संविधान संशोधन द्वारा इन 2 सीटों पर अब मनोनीत नहीं किया जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। बच कितनी सीटें गई? अब 543 सीटें बच गई। कितनी? 543। अब इस 543 में से दोस्तों 13 सीटें मिलती हैं किसको? केंद्र शासित प्रदेशों को, और 13 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के पास चली गई। ठीक है? और इसमें से 530 सीटें राज्यों के पास चली गई। क्लियर? तो सारे राज्य मिलाकर कितने सदस्य चुनकर आते हैं लोकसभा में? 530। और जितने भी हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें से कितने लोग चुनकर आते हैं? 13 चुनकर आते हैं। क्लियर है? 13। अब दोस्तों इस 13 में से 7 तो सदस्य दिल्ली के ही पास हैं। इस 13 में से 7 सदस्य दिल्ली के ही पास हैं, और बाकी सबके पास 1-1 सदस्य हैं। क्लियर है? बाकी सभी के पास 1-1 सदस्य हैं। दिल्ली के पास कितने हैं इसमें से? लोकसभा में 7 सदस्य हैं। क्लियर है? यस। इसी 7 सदस्य में से मैंने आपको बताया था भी गौतम गंभीर आते हैं, मनोज तिवारी आते हैं, हंसराज हंस आते हैं। क्लियर है दोस्त? तो इसी 7 में है वो दिल्ली के अंदर। ठीक है? तो 13 होते हैं केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें से दिल्ली के पास चले गए 7 सदस्य। ठीक है? और बाकी के पास 1-1 होता है। 530 सारे राज्य मिलाकर, 28 राज्य मिलाकर। क्लियर? और दोस्तों अब देखो यहां पर, तो ये 543 हो गया। इसमें से 2 जो मनोनीत थे एंग्लो इंडियन, है ना, उनको हटा दिया गया है अब 104वें संशोधन से। ये मैं आपको तीसरी चौथी बार बता रहा हूं जब से पॉलिटी शुरू हुआ है। क्लियर? चलिए अब बढ़ जाते हैं मेरे दोस्त आगे। लेकिन अभी क्या हुआ है, जम्मू कश्मीर को जब राज्य के दर्जे से हटाया गया है ना, और लद्दाख को भी बना दिया गया क्या? केंद्र शासित प्रदेश। तो दोस्तों अब थोड़ा बहुत चेंज होगा, लेकिन वो चेंज अभी पूर्ण रूप से क्लियर नहीं है। फिलहाल के लिए जो है वो यही है जो आपको अभी तक बताया है। ठीक है? तो 13 हो गए किससे? केंद्र शासित प्रदेश से। 2 एंग्लो इंडियन जो अब हट गया है। ठीक है? हटा दिया गया है। ठीक है? तो टोटल कितने बने? 545। लेकिन अभी कितना है फिलहाल? 543 है। ठीक है? ये 2 हटा दिया गया है पिछले ही साल जनवरी में। अब दोस्तों देखो, तो ये हमने देख ली है सारी बातें। ठीक है? आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं नेक्स्ट। प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन। दोस्तों इसको बोलते हैं क्या? डीलिमिटेशन। समायोजन का मतलब होता है समायोजन, दोबारा आयोजन किया जाता है सीटों का, उसको बोलते हैं डीलिमिटेशन। मतलब दोस्तों एक बात बताओ, आबादी जब आबादी बढ़ेगी तो उस आबादी के ऊपर जो प्रशासन होगा वो प्रशासन क्या होने लग जाएगा मेरे दोस्त? ढीला होने लग जाएगा। क्यों? सोचो एक जगह की आबादी कितनी है? 10 लाख है। अब वो आबादी बढ़कर 10 साल बाद, आपको पता है हमारे देश में जनगणना होती है हर 10 साल बाद। 10 साल बाद मान लो 10 लाख की आबादी बन गई 12 लाख। तो दोस्तों अब एक बात बताओ, पहले 10 लाख के लिए एक सांसद था, तो क्या 12 लाख पे भी एक ही सांसद होगा? अब नहीं होगा ना। अब 12 लाख की आबादी हो गई है, तो दोस्तों इसमें क्या करना पड़ेगा? इसको काट कर 10 लाख बनाना पड़ेगा। तो इसका मतलब दोस्तों मेरे पास मान लीजिए ये एक दिल्ली का समझ लो केंद्र शासित प्रदेश है। मान लेते हैं इसके 4 हिस्से हैं। ठीक है? तो दिल्ली की कुल आबादी थी पहले 40 लाख, तो यहाँ था 10, 10, 10 और 10। क्लियर है मेरे दोस्त? अब देखो क्या हुआ, 10 साल बाद की स्थिति क्या है? 10 साल बाद, 10 वर्ष पश्चात, 10 साल बाद या 10 वर्ष पश्चात की स्थिति क्या है मेरे दोस्त? दिल्ली के यदि मैं चारों भाग का देखूं आबादी तो कितना हो गया है दोस्तों? 12.5 लाख हो गया है। 12.5 लाख, 12.5 लाख, 12.5 लाख। मतलब दोस्तों 10 साल में आबादी बढ़ गई है दिल्ली की 2.5 लाख हर क्षेत्र में। तो दिल्ली के अंदर पहले 4 क्षेत्र थे, है ना, उत्तर, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण। अब देखो सबके अंदर आबादी 2.5 लाख बढ़ गई है 10 साल बाद।
तो दोस्तों एक बात बताओ, पहले दिल्ली के अंदर 4 सांसद थे, एग्जाम्पल ले रहा हूं, है ना, दिल पे मत लेना, 7 हैं। तो दिल्ली में मान लेते हैं कि 4 सांसद थे 4 क्षेत्रों के लिए। तो दोस्तों अब भी क्या 4 ही सांसद रहेंगे? नहीं, क्योंकि हर सांसद पहले 10 लाख संभालता था। दोस्तों सांसद जब संभालता है किसी जनसंख्या को, तो जनसंख्या बढ़ने पर सांसद का प्रशासनिक कार्य बढ़ने लग जाएगा। इसीलिए सांसद का प्रशासनिक कार्य को कम करने के लिए अभी भी कितने आबादी पर कंट्रोल होना चाहिए उसका? 10 लाख। तो दोस्तों एक बात बताओ, अब आबादी कितनी हो चुकी है? 40 लाख टोटल आबादी थी, अब वो 50 लाख बन चुकी है। तो दोस्तों मैं दिल्ली को कितने क्षेत्रों में बांट दूंगा? मैं दिल्ली को कुल मिला के 5 क्षेत्रों में बांटूंगा। कितने क्षेत्रों में? 5 क्षेत्रों में। और हर क्षेत्र की आबादी कितनी होगी? 10 10 10 10 10। क्लियर है मेरे दोस्त? मैं बराबर बांटूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? अब दिल्ली में पहले कितने एमपी थे? 4 एमपी थे। अब दिल्ली में कितने सांसद हो जाएंगे? कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। इसका मतलब जब आबादी बढ़ती है मेरे दोस्त, तो जरूरी हो जाता है क्या करना? परिसीमन करना। क्या? परिसीमन या फिर समायोजन करना। क्लियर है मेरे दोस्त? तो पुनः समायोजन या परिसीमन भी बोलते हैं इसे। क्लियर? परिसीमन, परिसीमन मतलब सीमाओं को, राज्य के अंदर या केंद्र शासित प्रदेश के अंदर सीमाओं को दोबारा से बांट दिया जाता है इस तरीके से कि प्रशासन आसानी से किया जा सके। क्लियर है? यस। तो दोस्तों ये बात कहां लिखी गई है? अनुच्छेद नंबर 82 में, कि प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन करना पड़ेगा। हर बार जो जनगणना होगी उसके अनुसार क्षेत्रों को फिर से क्या किया जाएगा? बांट दिया जाएगा, ताकि प्रशासन का कार्य आसान हो। ठीक है। अब दोस्तों देखो, 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, ठीक है, इसके द्वारा क्या किया गया? राज्यों में लोकसभा में स्थानों का आवंटन और प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन कर दिया गया। क्लियर है? तो जनगणना अनुसार ये कार्य हुआ। ये याद रखना सर जरूरी है क्या अपने एग्जाम के लिए? नहीं, आपके एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है। फिर सर हमारे एग्जाम के लिए क्या जरूरी है? ये दोनों जरूरी है आपके एग्जाम के लिए। क्या है? 84वां संविधान संशोधन 2001। तो पहले तो यही याद रख लो कि 84वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2001 में। और ये किससे जुड़ा हुआ है? ये लोकसभा से जुड़ा हुआ है। क्या बोलता है ये बोलता है कि देखो कलावधि 2026, मतलब दोस्तों अगला जो परिसीमन होगा वो कब होगा? 2026 में होगा। इससे पहले कितनी बार परिसीमन हो चुका है? 4 बार हो चुका है। आइए देख लेते हैं फटाफट। 1952 के अंदर, 1981 नहीं दोस्त, इसको यहां पर ये है, अच्छा ये अनुच्छेद लिखा हुआ है, ठीक है, ये अनुच्छेद है, ठीक है, ये अनुच्छेद की बात है। अगला जो परिसीमन होगा कब होगा दोस्त? 2026 में होगा, 2026 में। ठीक है। नेक्स्ट, कौन कौन से अनुच्छेद के द्वारा, इस संशोधन के द्वारा? अनुच्छेद नंबर 52 किसका था याद करो? 52 पद की बात कर रहा था। किसकी? राष्ट्रपति पद की बात। अनुच्छेद 81, 82, 330 और 332। दोस्तों 330 और 332 किसकी बात करता है? 330 और 332 एससी और एसटी की सीटों की आरक्षण की बात करता है। किसमें? यहां पर एससी और एसटी के सीट के रिजर्वेशन की बात कहां करता है? संसद में। अनुच्छेद नंबर 330 कहता है कि जो अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां हैं, क्लियर है, कमेंट में बातें ना करें, ध्यान से क्लास सुनते रहें, तभी हम ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर पाएंगे। क्लियर है? यस। कोई जेन्युइन कमेंट हो तो वीडियो के अंत में अपने कमेंट को लिख देना, या फिर टेलीग्राम ग्रुप जो डाउट का मैंने बताया उसके अंदर मेरा नाम को टैग, मेरे उस कोड को टैग करके रख देना। क्लियर? यूजर नेम को। तो 52 किसकी बात कर रहा है भाई? राष्ट्रपति के पद की। 81 किसकी बात करता है? लोकसभा की। 82 किसकी बात करता है दोस्तों? 82 अभी बताया रहा आपको मैंने, 82 के अंदर चर्चा है किसकी? परिसीमन की चर्चा है। ठीक है, यस। और 330 किसकी बात करता है? एससी और एसटी के लिए सीटें क्या होंगी? रिजर्व होंगी। किसमें? संसद में। और 332 किसकी बात करता है कि एससी और एसटी के लिए सीटें रिजर्व होंगी? किसमें भाई? विधानसभा में, राज्य की विधानसभा में। क्लियर है? राज्य की विधानसभा में। तो दोस्तों याद रखना, राज्य की विधानसभा में एससी और एसटी के लिए सीटें रिजर्व होंगी, ये बात 332 में है। और राज्य की विधानसभा में, राज्य के संसद में एससी और एसटी के लिए सीटें रिजर्व होंगी, ये बात कहाँ कही गई है? 330 में। क्लियर? यस। ठीक है भाई, यस। तो परिसीमन, अगला परिसीमन अब कब होगा? 2026 में होगा, याद रखना। ठीक है। अब 87वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में आया था। ठीक है। इसमें क्या बोला गया? इसमें बोला गया परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर होगा, ना कि 1991 की जनगणना के आधार पर। तो दोस्तों अगला परिसीमन कब होगा? 2026 में। और ये जो परिसीमन होगा ये 2001 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, ना कि 1991 की जनगणना के आधार पर। क्लियर है? चलिए भाई, कुछ वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण। आइए सीटों के आरक्षण की बात देख लेते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको अभी बताया था कि
330 से लेकर 333, देखो जो 330 से लेकर 333 तक आर्टिकल है ना, इसमें आरक्षण की बात की गई, सीटों के आरक्षण की। 330 और 332 ये मैंने आपको बता दिया किसकी बात करता है, अनुसूचित जाति और जनजाति की आरक्षण की बात, किसमें, संसद में और विधानसभा में। इसी तरीके से दोस्तों 331 और 333 ये दोनों किसकी बात करते हैं, ये बात करते हैं एंग्लो इंडियन की 2 सीटें रिजर्व होंगी किसमें, लोकसभा में, और यहां बात होती है एंग्लो इंडियन की 1 सीट रिजर्व होगी हर राज्य के विधानसभा में। क्लियर है मेरे दोस्त। लेकिन अब क्योंकि ये हटा दिया गया है तो ये अब हमारे लिए उतना रेलेवेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि पिछले ही साल हटाया गया है तो ये आपको पता होना चाहिए कि किससे यह अनुच्छेद डील करता है। तो ये डील करता है एंग्लो इंडियन की 2 सीटें रिजर्व होंगी संसद के लोकसभा में, और ये डील करता है एंग्लो इंडियन की 1 सीट रिजर्व होगी आपके राज्य के विधानसभा में। क्लियर है, यस, ठीक है दोस्त। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको अभी बताया कि 104वां जो संविधान संशोधन है इसके तहत क्या किया गया है मेरे दोस्त, 80 वर्षों तक, 80 वर्षों, देखो 80 वर्षों तक बढ़ा दिया गया है। मतलब आपको पता होगा कि संविधान जब बना था तो उसमें क्या बोला गया कि एससी और एसटी के लिए सिर्फ अगले 10 साल तक ही क्या होगा, रिजर्वेशन होगा। ठीक है, किसमें, संसद के लोकसभा में और राज्यों के विधानसभा में, है ना, रिजर्वेशन। लेकिन दोस्तों हर बार क्या हुआ है, 7 बार अभी तक संशोधन किया जा चुका है, 7 बार, और हर बार 10 साल से बढ़ा देते हैं, हर बार 10 साल से बढ़ा देते हैं। तो टोटल अभी कितने वर्षों से बढ़ गया, हमारे देश को हमारे देश का संविधान बने कितने साल हो गए, है ना, हमारे देश का संविधान बने 70 साल से ऊपर हो गए। तो अब 80 साल तक, मतलब अगले 10 साल के लिए और रिजर्वेशन दे दिया। कौन से संशोधन से, 104वें संशोधन से। और यही वो संशोधन है जिसके तहत एंग्लो इंडियन के रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया। तो इनका रिजर्वेशन 10 साल से और बढ़ा दिया है आगे, मतलब 2031 तक कर दिया है अब इनका रिजर्वेशन, 10 साल से और बढ़ा दिया, और इनका रिजर्वेशन कैंसिल कर दिया। क्लियर है, यस। तो याद रखना भाई। चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। अब वयस्क मताधिकार, दोस्तों वयस्क मताधिकार को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। दोस्तों यहां पर वयस्क का मतलब क्या होता है, जो भारत में 18 वर्ष से ऊपर है उसको क्या बोलते हैं दोस्त, वयस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वयस्क बोलते हैं। क्लियर है, यस। लेकिन दोस्तों क्या ये हमेशा से 18 वर्ष थी, क्या वोट देने का अधिकार हमेशा से 18 वर्ष से ऊपर के बंदे को था, नहीं, ये पहले 21 वर्ष से ऊपर का बंदा ही वोट दे सकता था। फिर सर ये 21 से 18 हुआ कब, दोस्तों ये 61वें संविधान संशोधन से हुआ था। राजीव गांधी जी की सरकार थी, 1989 की बात है। 1989 में हमारे संविधान का जो 61वां संविधान संशोधन राजीव गांधी जी की सरकार में हुआ, उन्होंने क्या किया, आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। मतलब पहले सिर्फ 21 वर्ष से ऊपर के ही बंदे वोट कर सकते थे, उन्हीं को अधिकार था किसका, मत देने का, मतलब वोट देने का। लेकिन ये घटाकर क्या कर दिया गया, 18। अब ये बोला गया 18 से ऊपर का जो भी होगा वो पार्टिसिपेट कर सकता है। अच्छा ये बात राइट टू वोट की बात कहाँ की गई है, राइट टू वोट, ये इस अधिकार की बात कहाँ की गई है कि वही वोट देने का अधिकार होगा 18 वर्ष से ऊपर के बंदे को, ये बात 326 में कही गई है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मत देने का अधिकार जो है वो अनुच्छेद नंबर 326 में। क्लियर, यस। तो ये संशोधन याद रखना, ठीक है, संशोधन याद रखना जिसके तहत ये हुआ, और आर्टिकल, ये अनुच्छेद जरूर याद रखना जिसके तहत वोट देने का अधिकार मिलता है आपको। क्लियर। लोकसभा में स्थानों का आवंटन, तो देखो दोस्त लोकसभा के अंदर किस तरीके से सीटें बटी हुई हैं वो यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, अब आप इस तरीके से देख सकते हो कि राज्यसभा के अंदर, है ना, लोकसभा के अंदर सीटें किस तरीके से जाती हैं यहाँ पर। तो सबसे ज्यादा अभी भी आपको किसमें मिलेगा, तो अब आ जाओ लोकसभा की अवधि, लोकसभा की अवधि। तो दोस्तों लोकसभा की अवधि किसमें दी गई है, आर्टिकल नंबर 83 के अंदर। याद करो राज्यसभा की भी अवधि किसमें दी गई थी, आर्टिकल नंबर 83 में दी गई थी। तो आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो लोकसभा की अवधि कितनी होती है, 5 वर्ष। याद रहे लोकसभा के सदस्यों की अवधि भी 5 वर्ष होती है, और लोकसभा की भी अवधि 5 वर्ष होती है। जबकि राज्यसभा में याद करो क्या था, राज्यसभा की कोई अवधि नहीं होती। क्यों, क्योंकि राज्यसभा का कभी विघटन नहीं किया जा सकता। क्लियर है मेरे दोस्त, यस। क्या बातचीत चल रही है भाई कमेंट सेक्शन में, इधर क्लास पे ध्यान दो, क्लास पे ध्यान दो। यदि मैं कमेंट पढ़ के एक आंसर देने लग गया आपका हर कमेंट का, तो दोस्तों 1 घंटे में हम लोग क्या क्लास कर पाएंगे। ठीक है,
यस, तो कोई जेन्युइन कमेंट हो, कोई जेन्युइन डाउट हो तो वीडियो के अंत में पोस्ट कर देना आराम से, या फिर टेलीग्राम डाउट चैनल जो स्पेशली आपके लिए बनाया गया है उसमें अपने डाउट को पोस्ट कर देना। एक दिन के अंदर अंदर आपके डाउट को रिजॉल्व कर दिया जाएगा। क्लियर है? यस। चलिए अब 5 वर्ष के लिए, तो दोस्तों हमने क्या बोला कि लोकसभा की अवधि कितनी है? 5 वर्ष, मतलब सदस्यों की अवधि भी 5 वर्ष है और लोकसभा की अपनी अवधि भी कितनी है? 5 वर्ष है। क्लियर है? यस। अब देखो 42वें संविधान संशोधन 1976 से क्या किया, इस अवधि को बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। तो दोस्तों याद करो, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, 42वां संशोधन किया, तो आपको पता है लोकसभा में 5 वर्ष से हटकर भी एक बार हुआ है काम। कब? 42वां संशोधन। लेकिन दोस्तों ये ज्यादा समय नहीं टिक पाया, मात्र 1.5 से 2 साल के अंदर अंदर दोबारा इस 6 वर्ष को चेंज करके 5 वर्ष कर दिया। कब? 44वां संशोधन जो 1978 में आया मोरारजी देसाई जी की सरकार में, इसमें बोल दिया गया फिर से क्या कि 5 वर्ष कर दिया गया है। क्लियर है मेरे दोस्त? यस। लेकिन मैंने आपको बताया लोकसभा का विघटन किया जा सकता है, राष्ट्रपति जी द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व विघटन किया जा सकता है। विघटन का मतलब डिसोल्यूशन। यह अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति जी के पास है। किसके पास है? राष्ट्रपति जी के पास। क्लियर है? यस। अब देखो ये जो आपातकाल होता है, कौन सा? राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद नंबर 352 के तहत, आपको मैंने पहले भी बताया है 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। क्लियर? तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय में क्या होता है मेरे दोस्त, संसद विधि द्वारा लोकसभा की अवधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। तो याद रहे कि क्या ये 5 वर्ष क्या फिक्स है? नहीं। यदि राष्ट्रीय आपातकाल लग गया तो एक बात बताओ, इलेक्शन हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। जब इलेक्शन नहीं हो पाएंगे तो अभी जो लोकसभा चल रही है इसी को 1 साल तक मैक्सिमम आप बढ़ा सकते हो। क्लियर? यस। किंतु यह अवधि आपात उद्घोषणा की समाप्ति की तारीख से 6 मास से आगे नहीं बढ़ा सकती, नहीं जा सकती। मतलब आज मान लो कि इमरजेंसी समाप्त कर दी राष्ट्रपति जी ने, इसके बाद 6 महीने तक ही आप खींच सकते हो इस लोकसभा को, उसके बाद इलेक्शन करवाना ही पड़ेगा आपको। क्लियर है? तो लोकसभा को आपातकाल की समाप्ति के बाद आगे 6 महीने से ज्यादा नहीं खींचा जा सकता। क्लियर है मेरे दोस्त? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, लोकसभा की सदस्यता के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो दोस्तों योग्यता की चर्चा तो राज्यसभा की भी की गई है 84वां, लोकसभा की भी, है ना। तो क्या क्या योग्यता? भारत का नागरिक उसमें भी था इसमें भी था, बस फर्क क्या है, वहां पर आयु राज्यसभा के लिए कितनी होनी चाहिए थी? कम से कम 30 वर्ष का होना जरूरी था। लेकिन दोस्तों यहां पर कितने वर्ष का? 25 वर्ष का होना जरूरी है। मतलब कोई व्यक्ति यदि 25 वर्ष से ऊपर का है तो वो लोकसभा का सदस्य बनने की स्थिति में है। शर्त यह है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। क्लियर है? यस। अब देखो दोस्तों, भारत के निवासी होने में और भारत के नागरिक होने में फर्क है। भारत का निवासी हर वो व्यक्ति हो सकता है जो 6 महीने से ज्यादा भारत में रह रहा हो लगातार, लेकिन भारत का नागरिक होना ओवरऑल अलग चीज है। ये हमने नागरिकता कानून में पढ़ लिया ऑलरेडी। क्लियर? यस। अब सदस्यता के लिए दोस्तों कौन सदस्य हो सकता है, उसके लिए क्या क्या योग्यता है? देखो 102 नंबर आर्टिकल में लिखा गया है, कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बन सकता यदि वो लाभ का पद धारण करता है। तो दोस्तों कुछ और योग्यता की बातें हैं जो पहले नहीं लिखी थी, बाद में लिखी गई हैं 102 नंबर में। ठीक है? पहला, कोई व्यक्ति जो लाभ का पद धारण करता है वो सदस्य नहीं हो सकता। दोस्तों लाभ का पद मतलब मैंने बताया था, कोई भी सरकारी नौकरी या कोई ऐसी कंपनी में यदि आप कार्यरत हैं जो सरकार का पैसा जिसके पास जाता हो, या ऐसी कंपनी में है जिसमें सरकार का हिस्सा 50% से ज़्यादा हो, जिसमें सरकार सैलरी देती हो। इसका मतलब आप सरकार से ही 2 जगह सैलरी उठा रहे हैं। एक तो आप सांसद होने की सैलरी उठा रहे हैं, एक आप विधायक होने की सैलरी उठा रहे हैं, और दूसरा आप कंपनी के अंदर क्या कर रहे हैं, किसी पोस्ट पर हैं, उसकी भी सैलरी वहाँ से उठा रहे हैं। क्लियर? जबकि काम आप उतना ही कर रहे होंगे, इधर का काम बचाकर उधर जा रहे होंगे, उधर का काम बचाकर इधर काम कर रहे होंगे। तो काम आप फिक्स कर रहे हैं लेकिन सैलरी 2 जगह की ले रहे हैं। ये गलत है मेरे दोस्त, इसे लाभ का पद बोलते हैं। और लाभ के पद पे यदि ऐसा पाया गया कि आप लाभ के पद पे हैं तो आपको अपने सांसद के पद से या फिर विधायक के पद से हाथ धोना पड़ सकता है। क्लियर है मेरे दोस्त? तो याद रहे, कोई व्यक्ति सांसद नहीं बन सकता यदि वो उसके पास लाभ का पद है तो। दूसरा, यदि वह विकृत चित्त है। विकृत चित्त मतलब दोस्तों मेंटल हो गया है, पागल हो गया है, मतलब दिमागी हालत ठीक नहीं है। ठीक है भाई? तो उसका जो चित्त हो गया है वो विकृत हो गया है। विकृत अवस्था में मतलब मेंटल डिसऑर्डर। क्लियर है दोस्त? तो इसे बोलते हैं मेंटल डिसऑर्डर, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। तो सोचो, जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है वो आपके लिए क्या कानून बनाएगा? अरे भैया, सांसद और विधायक का क्या काम होता है कि आपके लिए कानून बनाए, आपकी जनता के लिए कानून बनाए। लेकिन जिसकी मानसिक स्थिति को ठीक नहीं है दोस्त, वो क्या आपके लिए कानून बनाएगा? क्लियर है? यस।
दूसरा, यदि वह दिवालिया है, सोचो भाई कि कोई सांसद है, उसकी कोई कंपनी है, ठीक है, और उसकी कंपनी डूब गई, मतलब वो सांसद अपना कर्ज नहीं चुका पा रहा, ठीक है, और सोचो यदि वो बंदा सांसद है तो आपको नहीं लगता अपने कंपनी का कर्ज चुकाने के लिए, अपने घर का लोन चुकाने के लिए, अपनी कार का लोन चुकाने के लिए, अपनी कंपनी को दिवालिया होने से बचाने के लिए, आपको नहीं लगता कि वो भ्रष्टाचार करेगा? क्योंकि यदि मैंने उसे सांसद बना दिया तो दोस्तों वो क्या करेगा, सरकार के पैसे से अपनी हानि को बचाने की कोशिश करेगा, ठीक है, अपनी कंपनी को सरकार के पैसे से, वो सरकार का पैसा नहीं, वो पब्लिक का पैसा है मेरे दोस्त, तो पब्लिक के लोगों, आपके और मेरे द्वारा दिए गए कर जो कि विकास कार्यों में यूज होना चाहिए, उससे वो अपने प्राइवेट लॉस जो उसका बिजनेस में हुआ है, हानि हुई है, उसको बचाने की कोशिश करेगा, जो कि गलत है। इसलिए ऐसे बंदे को सांसद या विधायक बनने का कोई अधिकार नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट, यदि वो भारत का नागरिक नहीं है, ये तो ऑब्वियस सी बात है ना यार। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, यदि वह संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया गया, मतलब संसद का ऐसा कोई कानून जिसके द्वारा यदि वह अयोग्य घोषित किया जाता है तो दोस्तों उस केस में भी निरस्त हो जाएगा। क्लियर? अब अनुच्छेद नंबर 103 क्या कहता है? इसके अनुसार संसद सदस्यों की निरर्थताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। तो दोस्तों देखो कि कोई सदस्य योग्य है या नहीं क्या बनने के, सांसद बनने के, तो कोई सदस्य जो है वो सांसद बनने के योग्य है या नहीं, इसका अंतिम डिसीजन कौन लेंगे? देश के राष्ट्रपति लेंगे। यह अधिकार राष्ट्रपति जी को कौन से अनुच्छेद से मिला है? राष्ट्रपति के पास यह शक्ति है कि अंतिम डिसीजन कि कोई व्यक्ति रहेगा सांसद या नहीं, यह तय करेंगे राष्ट्रपति। क्लियर है मेरे दोस्त? यस। और इनका राष्ट्रपति द्वारा लिया गया जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। क्लियर है? इस डिसीजन को आप चैलेंज नहीं कर सकते। क्लियर है? यस। अब लोकसभा के अधिकारियों की बात करते हैं, लोकसभा के अधिकारियों की। क्लियर है? अब दोस्तों देखो, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष कौन कौन अधिकारी होते हैं? अध्यक्ष होते हैं चेयरमैन नहीं, स्पीकर बोलते हैं। लोकसभा के अंदर इसे क्या बोलते हैं? स्पीकर। क्लियर? जबकि राज्यसभा के अंदर इसे क्या बोलते हैं? चेयरमैन। और उपाध्यक्ष को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? डिप्टी स्पीकर। तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। तो अनुच्छेद नंबर 93 के अनुसार लोकसभा अपने सदस्यों के बीच में से ही, मतलब दोस्तों याद होगा आपको, राज्यसभा में जो सभापति होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, तो राज्यसभा के सदस्यों के बीच से चुना नहीं जाता सभापति को, वो देश के उपराष्ट्रपति खुद बनकर आते हैं। ठीक है? लेकिन उपसभापति को उन्हीं के सदस्यों के बीच से चुना जाता है। लेकिन दोस्तों यहां पर चाहे अध्यक्ष हो चाहे उपाध्यक्ष हो, दोनों को ही उनके ही राज्यों के, उनके ही सदस्यों के बीच से ही चुना जाता है। क्लियर है? यस, यही अंतर है। ठीक है? नेक्स्ट, अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद का रिक्त होना। तो दोस्तों यदि वैकेंसी आ गई, किसकी चर्चा हो रही है? देखो पहले अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा कहां की गई है? अनुच्छेद 93 में। ठीक है? 93 में उनके निर्वाचन की चर्चा भी की गई है। अनुच्छेद 94 में क्या बोला गया है? यदि उनका पद खाली हो जाए तब क्या होगा? दोस्तों उसकी स्थिति बोली गई है। तो लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य कौन होगा? यदि ये खाली हो गया इनका पद, तो कौन धारण करेगा इनका पद? यदि लोकसभा का सदस्य नहीं रहता है, ध्यान सुनना, यदि लोकसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा। मतलब दोस्त यदि वो व्यक्ति लोकसभा का सदस्य नहीं है, कौन नहीं है? अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, इन दोनों में से यदि कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य नहीं है तो अपना पद क्या कर देंगे? रिक्त कर देंगे। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देते हैं। तो त्याग पत्र दोस्तों ये दोनों एक दूसरे को देते हैं। स्पीकर देते हैं डिप्टी स्पीकर को रेजिग्नेशन, और डिप्टी स्पीकर किसको देते हैं रेजिग्नेशन? अपना स्पीकर को देते हैं। क्लियर? अब दोस्तों देखिए आगे, लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है, लेकिन ऐसे संकल्प को 14 दिन पूर्व नोटिस दिया जाता है। तो दोस्तों याद रहे कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो क्या कर सकते हैं भाई? जितने भी सदस्य हैं वो क्या कर सकते हैं? 14 दिन पूर्व एक नोटिस देंगे, है ना, और उसके बाद ही वो हटा सकते हैं किसको? अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को। क्लियर? चलिए भाई नेक्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियां। तो कार्य और शक्तियां, दोस्तों इन कार्य और शक्तियों को आप पढ़ लेना, आपके एग्जाम के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर? क्योंकि सिंगल लाइनर एग्जाम में नहीं आता, ये पीसीएस और यूपीएससी के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? फिर भी आपको नोट्स में दे दिया, आप चाहे तो ये सारी शक्तियां इनकी पढ़ सकते हैं। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सदस्यों द्वारा शपथ। अब दोस्तों शपथ की बात है, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिहाज से। क्यों?
क्योंकि शपथ कोई भी है, चाहे राष्ट्रपति चाहे उपराष्ट्रपति, है ना, शपथ इंपॉर्टेंट होता है। तो सदस्यों द्वारा शपथ की बात की गई है जो अनुच्छेद नंबर 99 के तहत होती है। तो दोस्तों याद रखना, शपथ की चर्चा लोकसभा के सदस्यों की द्वारा जो शपथ ली जाती है अनुच्छेद 99 में उसकी चर्चा है। संसद के दोनों सदन, तो दोनों सदनों का प्रत्येक सदस्य राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त, तो आपको तो पता है ना कि राष्ट्रपति ही है जो इनको शपथ दिलवाते हैं मेन, क्लियर। तो सेंट्रल लेवल पर, केंद्र के लेवल पर शपथ दिलाने का काम मेनली राष्ट्रपति का ही होता है। और ये शपथ कौन से अनुच्छेद के तहत दिलाते हैं भाई इन सदस्यों को, चाहे सदस्य लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो, दोनों ही सदस्यों को, मतलब कितने सदस्य हैं इस समय, 776, तो दोनों ही सदस्यों को जो शपथ दिलवाने का काम है वो कौन करते हैं मेरे दोस्त, राष्ट्रपति करते हैं, क्लियर, यस। चलिए भाई नेक्स्ट, और शपथ इन दोनों को दिलाने के लिए कौन सी अनुसूची में बात की गई है, तीसरी अनुसूची। याद करो, पहली अनुसूची किसकी बात करती है, राज्य क्षेत्रों की। दूसरी अनुसूची किसकी बात करती है मेरे दोस्त, किसकी, वेतन की। तीसरी अनुसूची किसकी बात, वेतन की, पेंशन की। तीसरी अनुसूची किसकी बात करती है, सदस्यों को शपथ दिलाने की। और चौथी अनुसूची किसकी बात करती है, राज्यसभा के अंदर अलग अलग राज्यों का क्या होगा प्रतिनिधित्व, क्लियर है, उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाओ दोस्तों, गणपूर्ति अनुच्छेद 100 के अनुसार दोस्तों गणपूर्ति क्या होता है मेरे दोस्त, कोरम मतलब दोस्तों कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए, कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए कि बैठक हो, समझे भाई। राज्यसभा या लोकसभा के अंदर कम से कम कितने सदस्य का उपस्थित होना जरूरी है कि ये बैठक हो, ठीक है। तो कितने सदस्य अनिवार्य, मतलब 10वें भाग, मतलब दोस्तों कितना, 10%। तो जितना टोटल क्या है सदस्य हैं, जितने टोटल सदस्य हैं लोकसभा में, ठीक है, उसके कम से कम 10% सदस्य यदि आएंगे तभी लोकसभा का कार्यकाल शुरू होगा, तभी लोकसभा के अंदर जो कार्य प्रणाली है वो शुरू होगी। कम से कम इतने सदस्य होना जरूरी है, 10वां भाग 10% होना जरूरी है, क्लियर है मेरे दोस्त, यस। अब हम अगली क्लास से चर्चा करेंगे अनुच्छेद 101 से, है ना, कि यदि स्थान रिक्त हो जाए तो उस केस में क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। आई एम रियली सॉरी कि मैं आपके कमेंट्स नहीं ले पाया लगातार, वो इसलिए क्योंकि 1 घंटे की क्लास में जब कमेंट्स बार बार लेने लगते हैं तो क्लास बहुत डिले हो जाती है, इससे हमारा कोर्स समय पे खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो इंडियन पॉलिटी हमारा 6 से 7 और लेक्चर लगेंगे हमके, और उसके बाद खत्म हो जाएगा ये, मोस्ट प्रोबेबली 6 लेक्चर में, है ना, आर्टिकल ये लेक्चर नंबर 30 तक, आज 24वां लेक्चर था हमारा, क्लियर है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि सबको ये नॉलेज मिल सके, ठीक है। और जितने ज़्यादा लोग हमें देख रहे होंगे उतना हमें अच्छा लगेगा, क्लियर। चलिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय एवरीवन, मिलते हैं कल की क्लास में लाइव एट 7:15 AM। बाय।